वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सुनो पाकिस्तान से के सेट से मैं हूँ शहर बानो आवान। परेशान नहीं होना आपने, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप गैस करें आप गैस करें मेरे को। अजीम राना मौजूद हैं और हमारे जो एंकर्स हैं, क्योंकि मॉनसून का सिलसिला जारी है, हैवी जो है बारिश हो रही है और जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत स्टक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जी, और बिल्कुल गैर मामूली बारिश है। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि इस बार जो प्री मानसून का सीजन आने वाला है इंतहाई हैवी किस्म का आने वाला है। और आपको ये बताते हैं कि हमारे जो एंकर्स हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के, हिना नियाजी, जमील सुखैरा, आज उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ हम दोनों सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली जमील और हिना को दोनों को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल हम उनको मिस कर रहे हैं और आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप उनको ज़्यादा मिस ना करें और हम जो हैं वो आपका दिल लगाए रखें। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में शामिल है वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम खिताब वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया था। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों से सज़ा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया गया है। और डॉलर की बात करें अगर अजीम, तो डॉलर को एक अच्छी खबर यह है कि रिवर्स जो है गियर लग गया है और मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम जो है बेहाल हो चुकी है। अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, इंतहाई आम स्टोरीज है। वैसे तो हम यूजुअली मॉर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने नाजरीन तक तमाम जो अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये टॉप स्टोरीज हैं जो आप तक पहुंचाई हैं, और इसी हवाले से जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा इसको इन डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो वज़ीर आज़म के शंघाई ताउन तंजीम से खिताब से मुतल्लिक है। और इजलास हुआ था SCO रुकने ममालिक के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका इजलास किया गया था। ये रियासती दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात हुई। खित्ते में पायदार अमन शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है रियासती दहशत गर्दी समेत हर किस्म की दहशत गर्दी के साथ पूरे आज़म से मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, और दहशत गर्दी की तमाम शक्लों और किस्मों की वाज़े और गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। बिल्कुल जी, यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक को माहौलियाती तब्दीलियों से जो होने वाले नुकसानात हैं, उन नुकसानात से निपटने के लिए तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनको मदद करनी चाहिए। उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तंजीम, अमन, इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के हवाले से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए यकीनन। और इसी हवाले से हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं सलमान आबिद साहब, उनकी भी राय जानते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो हम यही बात करने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम से जो कल उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यकीनन आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। देखिए, बुनियादी तौर पर तो वज़ीर आज़म का फोकस जो है वो इकॉनमी है, और वो इकॉनमी को बुनियाद बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर चाइना के साथ जो हमारे माशी मामलात हैं उनको बुनियाद बनाकर और खित्ते के अंदर वो चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की इलाकाई ममालिक के दरमियान जो ताउन है वो हमारे लिए आगे नई राहें खोलने का सबब बनेगा। तो बातें तो बिल्कुल दुरुस्त की है प्राइम मिनिस्टर ने। अब सवाल सिर्फ ये है कि किस तरह से हम इन चीजों पर अमल दरामद कर सकेंगे और कैसे इन निकलने वाली या आने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसकी मदद तो भी 1-1.5 माह के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद निगरान सेटअप आना है, और जो निगरान सेटअप इस मामला को कैसे लेके चलता है, और जो इक़्तिसादी काउंसिल एथिक्स कमेटी बनी है जिसमें आर्मी चीफ भी है और बाकी लोग शामिल है, वो किस तरह से माशी मामला को आगे लेके चलते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए अपनी मईशत की बहाली के हवाले से। एक अच्छी पेशरफ तो ये हुई है कि IMF के साथ हो गया है और उसके नतीजे में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन अभी भी चैलेंज ये है कि पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस को, तो मईशत से जुड़ा हुआ है, सियासत से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे डील करता है ताकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली गेन की जा सके। सलमान साहब, अगर बात करें मईशत के हवाले से, और आज हमने एक अच्छी खबर भी दी है कि जो डॉलर है उसको रिवर्स गियर लग गया है, तो क्या समझते हैं आप कि ये सारी सूरत हाल में जो IMF का हमारे साथ अग्रीमेंट तय पाया है उसमें हमारी मईशत में मजीद बेहतरी आएगी, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मजीद मिलेगा? देखिए, अभी आवाम को रिलीफ मिलने वाली बातें तो बहुत दूर की बात है। अभी तो IMF के साथ जो मामला तय हुआ है उसका एक बड़ा, जिसे कहते हैं, नजला आवाम पर अभी गिरना है। बिजली की कीमतों के हवाले से, डीजल की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो फौरी तौर पर तो कोई रिलीफ नहीं मिलना।
अलबत्ता IMF के इस माहिदे के साथ ये जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही थी वो अलबत्ता खत्म हो गई है और पाकिस्तान 9 माह के लिए अपने इस अबूरी सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेगा। लेकिन मसला वही है कि अगर पाकिस्तान ने इस IMF के साथ जो किया गया माहिदा है इसको बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना है तो उनको एग्रेसिव रिफॉर्म्स करनी है पाकिस्तान के अंदर। अब क्या ये एग्रेसिव रिफॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगी? क्या इससे हम अपने मईशत के जो चैलेंजेस है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट उसको डील कर सकेंगे? इस पर अभी बहुत से सवालिया निशान है और देखना होगा कि हुकूमत इन मामलात को बुनियाद बना के कैसे आगे बढ़ती है। अच्छा सलमान साहब, चूंकि पहले जिक्र हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का, तो 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मुझे अब तक समझ आए हैं कि कनेक्टिविटी से मुतल्लिक था ये इजलास के, जिसमें किस तरह से ममालिक की कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी फ़वाइद हैं वो हासिल किए जा सकें। इसके अलावा टेररिज्म अंडर डिस्कशन रहा और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर बात हुई है। तीनों ही अहम इशूज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि इन तीनों से मुतल्लिक आप थोड़ी थोड़ी राय अपनी पेश करते रहें। तो सबसे पहले टेररिज्म से रिलेटेड बात करते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाता है इंटरनेशनल अरीना पे जब भी हम जिक्र करते हैं टेररिज्म से मुतल्लिक। मजीद ऐसे क्या इक़दामात हैं जो आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरी है? देखिए, बुनियादी बात जो टेररिज्म जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अभी भी पाकिस्तान टेररिज्म को डील कर रहा है। बहुत से ऐसे मामला सामने आ जाते हैं जो दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं और ये खास तौर पे जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कनेक्टिविटी का, यानी रीजनल कोऑपरेशन भी चाहिए टेररिज्म को डील करने के लिए हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हमारी टेररिज्म जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो रही, वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो इन चीजों को डील करना पड़ेगा। दूसरा जो आपने कहा कि जी मईशत की अपॉर्चुनिटीज जो निकल रही हैं, देखिए मईशत की अपॉर्चुनिटीज हमेशा से निकलती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहती है। हुकूमतों की कंटिन्यूशन, महाजराई, टकराव की जो सियासत है, इसके नतीजे में भी पाकिस्तान को काफी उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और अभी भी एक बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान इंटरनली पॉलिटिकली कैसे अपने आप को स्टेबल करता है। और तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से हम अपने इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म्स करें और इंस्टीट्यूशन को बालादस्त करें ताकि हम आगे चीजें बढ़ा सकें। और जो खास तौर पे अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, हिंदुस्तान के साथ कैसे मामलात को दुरुस्त किया जाए, ये वो सब सवालात हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो रीजनल पॉलिसी है, जो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनके साथ जुड़े हुए सवालात हैं जिनको हमें हर सूरत में हल करना है। अच्छा, बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से सलमान साहब, तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जाली डिग्री केस में नाअहल हो गए हैं। कल की ये खबर है और ये पहले भी गर्दिश कर रही थी इस तरह की खबरें। क्या समझते हैं आप कि एक बंदा वज़ीर आला है और क्या वो एक जाली डिग्री के साथ इतने अहम ओहदे पर है, वज़ीर आला है वो? देखिए, बात यह है कि अगर उनका जाली डिग्री का केस साबित हुआ है तो यकीनी तौर पे उनको घर जाना चाहिए था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वज़ीर आला जो है PTI का दोबारा बन सकेगा? क्योंकि असल जो चीज देखने की जरूरत है वो ये है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत मुदाखलत करेगी, PTI की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश करेगी, वहां से कोई बागी ग्रुप निकालेगी, उन पे दबाव डालेगी और वहां PTI की हुकूमत को खत्म किया जाएगा। अब ये जो चीजें हो रही हैं ये तो फिर वफाकी हुकूमत की मुदाखलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और देख लीजिए, कल ही उन्होंने एक कमेटी बना दी है वफाकी हुकूमत ने कि जी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत अपने लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये भी सारा इल्लीगल है ना जी। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला की डिग्री जाली साबित हुई है तो ये हक है कि वहां पे PTI अपना नया वज़ीर आला लेके आ जाए। लेकिन लगता यह है कि जिस तरह से आजाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील की गई है, इसी तरह से अब गिलगित बल्तिस्तान में भी डंडे के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर जो है हुकूमत को तब्दील किया जाएगा PTI की। नहीं, सलमान साहब, किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामला की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं कि इस तरह से जबरदस्ती? तो आप बताइए ना, आप मुझे बताइए ना कि आजाद कश्मीर में हुकूमत कैसे तब्दील हुई है। जी जी बिल्कुल। तो वही तरीका कार इख्तियार किया जाएगा ना। तो सलमान साहब, जब इनको वज़ीर आला के लिए चुनाव किया जाता है उस वक्त डिग्रियां टेस्टेड नहीं करवाई जाती? पाकिस्तान में ये कोई पहला केस तो नहीं है, दर्जनों केस आ चुके हैं जाली डिग्री के। आप अंदाजा लगाइए ना, जब जनरल मुशर्रफ ने 2002 में BA की शर्त लगाई थी तो MMA की हुकूमत बनी थी, उसमें कई मौलवी हजरात जो बारिश थे वो भी जाली डिग्रियों के साथ आए थे। अभी भी कई केसेस जाली डिग्रियां हैं। मसला ये है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है और वो इतना ज़्यादा फरसूदा है और हमारा लीगल निज़ाम, यानी जब ये डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ सो रहा होता है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन इन डिग्रियों की क्यों नहीं तस्दीक करता।
कि ये जाली डिग्रियां हैं या असली डिग्रियां हैं। जब आप किसी की जगह पे नौकरी लेने जाते हैं तो लोग आपके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। तो यहाँ जब मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, और जब आपको लगता है कि किसी के खिलाफ हमें सियासी इंतकाम लेना है तो फिर आप जाली डिग्रियों के मामला को सामने ले आते हैं। बिल्कुल, जाली डिग्रियों के मामला सामने आते हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, जब जिक्र हो रहा है पीटीआई के दौरे इक़्तिदार का, तो इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि उन्हीं के दौर में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सज़ाएं सुनाई गई थी और अब उन सज़ाओं को चैलेंज किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, और ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल? देखिए, हमारे यहाँ जब फौजी अदालतें बनी थी, जब APS का वाकया हुआ था 2014 में, उस वक्त तो समझ आता था कि टेररिस्टों को डील करने के लिए हमें फौजी अदालतें बनानी पड़ी हैं। लेकिन उसके बाद वो भी एक खास मुद्दत तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाजत दी थी। लेकिन वह साबका हुकूमत के अंदर भी ये चीजें चली हैं और अब 9 मई के वाकयात को बनाकर भी बुनियाद ये बनी है। इस पे हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी हो, हमारा मीडिया हो, हमारी जुडिशरी हो, बार एसोसिएशन हो, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो डिवाइडेड हैं कि रस्मी कोर्टों के मुकाबले में क्यों हम फौजी अदालतों की तरफ जाते हैं। लेकिन अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा इन मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, वही फैसला हतमी समझा जाएगा। आप समझते हैं कि फौजी अदालतों से सुनाई गई जो सजाएं हैं, इनको चैलेंज करने के बाद रिलीफ सामने आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अगर केस मजबूत होगा और उसमें वो तमाम नुकात उठाए जाएंगे कि जिसमें ये साबित किया जा सके कि इनका मामला फौजी अदालतों के जरिए नहीं चलना चाहिए था, इनको आम रस्मी अदालतों के जरिए ही मामला को लेकर चलना चाहिए, तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और फिर इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद रहे और जो अहम इश्यूज़ थे, जो अहम मसाइल हैं जो आज के हम जिक्र कर रहे हैं जिनका, उन पर तज्ज़िया लिया। और हमारे साथ सलमान आबिद की ने जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर की इस हवाले से कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक और इशारा उनकी जानिब से दिया गया कि किस तरह से डंडे के जोर पर जो है वो छुपा सा इशारा था और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक जी। अभी तो खबर आई है बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और अजीम मुझे ये भी असरात सामने आ रहे हैं कि मुल्क में जो है बरसात जो है वो डॉलर्स की भी होने वाली है, क्योंकि IMF मुआहदे के बाद डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है वो मुसलसल बढ़ रही है और स्टेट बैंक का ये कहना है कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है, अल्लाह करे कि मज़ीद बेहतरी आए, और बड़ी देर से ही दुआ गो है, सारी कौम ही दुआ गो है कि कब इस मुल्क के हालात बेहतर हों और कब डॉलर्स की बारिश हो। बहुत ज़रूरी है बारिश, और जिस तरह से बारिश अभी हो रही है बाहर, अगर उस तरह से वाकई डॉलर की बारिश होने लग पड़े तो क्या ही कहने, तो क्या ही बात है। और फिर तो वाकई हम कहेंगे कि मौजे वाकई होते हैं। तो इकॉनमी की चूंकि बात हो रही है, कुछ अच्छी खबरें मुआशी मैदान से इस हवाले से आई कि हालिया हमने देखा है कि IMF की जानिब से एक स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के तहत एक अच्छी रकम है जो पाकिस्तान को मिलेगी। इसके अलावा हमने हालिया दिनों में ये भी देखा कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से यकीन दहानी करवा दी गई है कि जो पाकिस्तान की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल है उसको भी अब सहारा मिलेगा। दोस्त ममालिक यकीनन पाकिस्तान के साथ साथ वज़ीर शहबाज शरीफ की जानिब से चीन का शुक्रिया अदा किया गया कि उनकी बड़ी हेल्प की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे इस एग्रीमेंट को कामयाब करने में। सऊदी अरब का भी जिक्र किया गया। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं फरहान बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आप बारिश में मेरे ख्याल से फंसे हुए हैं। जी बारिश तो हो रही है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा इस वक्त फिक्र पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है, और फिर साथ ही ये दुआ करते हैं कि बारिशें जो हो रही हैं इसके नतीजे में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पिछले साल हमने सैलाबी सूरत हाल भी क्या समझते हैं आप कि मुल्क में भी जो है वो बरसात के साथ साथ एक अच्छी खबर आएगी और डॉलर्स की बरसात भी होगी? वो एक मिसरा मशहूर है, दिल्ली हुनूस दूर हस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। एक तरफ तो सरकारी हल्के ये कह रहे हैं कि बहरहाल माशी हल्के कह रहे हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते कि IMF ने देर तो की लेकिन चले बिल आखिर आ गए। लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। ये जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मुझे डर ये है कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगी। वजह उसकी ये है कि खबरें तो ये भी हैं कि 6 से 7 अरब डॉलर की कोई LCs ही ऐसी हैं जो कि अभी खुलनी मकसूद हैं। ये वो सब का सब सामान है जो कि कराची की बंदरगाह पे पड़ा हुआ है और जिसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। कई महीनों से हुकूमत ने रोका हुआ है।
तो जब ये LCs खुलेंगी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट खुलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो जाके रुपए अपने बैंकों में जमा करवाएंगे, फिर वो स्टेट बैंक की इजाज़त से वो डॉलर्स में बदले जाएंगे और इनकी पेमेंट्स होगी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? आपकी सनत तो चल पड़ेगी, हो सकता है आपका कारोबार भी चल पड़े किसी हद तक, लेकिन मसाइल का ये पूरा हल नहीं है और अभी बहुत सी और मंजिलें बाकी हैं। यकीनन फरहान साहब, अभी और भी इम्तिहान बाकी हैं। आप ये बताइएगा कि हालिया दिनों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मुस्बत रुझान देखने में आया है, तो लगता ये है बज़ाहिर के सरमायाकारों और जो कारोबारी बरादरी है उसका तो एतमाद बहाल होता नज़र आता है, लेकिन IMF का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल होता आपको नज़र आता है? क्योंकि ये स्टैंड बाय मुआहदे के तहत रकम जारी की गई है, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही है और ये IMF के एतबार या IMF का आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और जो स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट में हुआ है ये तो मुतवक्किर था, ये तो पिछले हफ्ते ही लोग इसकी तवक्को कर रहे थे जब IMF से खबर आई थी। लेकिन सवाल तो ये है कि ये कितना अर्सा चलेगा, और उसकी बड़ी वजह ये है कि बावजूद इसके कि जो पिछला प्रोग्राम था, जो 22वां प्रोग्राम था, उसकी कामयाब तकमील में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब तो नाकाम रहे, बिल्कुल, लेकिन वज़ीर आज़म ने पढ़ के बीच में और एक तरह से यानी वज़ीर ख़जाना को साइड पे करके वज़ीर आज़म ने जो राब्ते किए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, ये उसके नतीजे में ये सूरत हाल हुई है। और ये कुछ ही अरसे का है, 9 महीने तो पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी गुजरते हैं। ये जुलाई के वक्त में ये मुतवक्को है कि बाज़ाब्ता तौर पे ये मुआहदा IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव होगा, उसके बाद पहली किस्त आएगी, $3 अरब इकट्ठे नहीं आएंगे। इस दौरान में पाकिस्तान को तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर अपने रिजर्व्स में इकट्ठे करने हैं, उसमें से कुछ दोस्त ममालिक से आएंगे, कुछ वर्ल्ड बैंक का पैसा है, कुछ 1-2 और चीज़ें। लेकिन फिर क्या होगा? पाकिस्तान में गुज़श्ता साल चूँकि मईशत इतनी ज़्यादा सुकड़ चुकी है, सनत आपकी बिल्कुल बैठ गई है, सनत की रिकवरी में अभी वक्त लगेगा। बिल्कुल फरहान साहब, जो बात आपने कही दुरुस्त फरमाई कि फिर क्या होगा, सवाल ये है। अगर इसहाक डार साहब को देखें तो वो तो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, ट्वीट करते हैं, बड़े खुश हैं इस मुआहदे के होने पर, लेकिन मुआहदा तो स्टैंड बाय है, इसके बाद क्या होगा? और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जितना डिले लिया गया है इस मुआहदे को करने में और इसमें बात करने में इसहाक डार साहब के दरमियान और IMF टीम के दरमियान, इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा मुल्क के हवाले से, मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो। और इसके साथ ये भी कनेक्ट कर दीजिएगा कि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल जिस राह पर चल रहे थे वो दुरुस्त थी। ये बिल्कुल दुरुस्त थी, और मिफ्ता इस्माइल ने तो अपने दौर में एक किस्त वहाँ से कामयाबी से हासिल कर भी ली थी, 1.1 अरब डॉलर की। उसके बाद बहरहाल बड़ा एक मजबूत रिश्ता है समधियों का, आप जानते ही हैं समधी का रिश्ता कितना मजबूत होता है। लेकिन आजकल तो वो रिश्ता थोड़ा सा लग रहा है कि खराब है। जी बिल्कुल। तो वो समधियाना काम आ गया, इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए, और देखिए बातें कैसी की हैं। एक मौके पे तो उन्होंने फरमाया है कि मैं डॉलर को रुपए के मुकाबले में 200 रुपए से कम ले आऊंगा। जी, इसी वजह से मैं कह रही हूं बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं वो इस हालात में। अल्लाह उन्हें मजीद इत्मीनान दे, लेकिन असल बात तो ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम मुतमईन होगी, ये असल सवाल। लेकिन आपको क्या लगता है फरहान साहब, क्यों हम हर बार जो है वो घूम कर फिर वहीं पर आ जाते हैं? साल से यही मसाइल हैं, बल्कि सदियों से यही मसाइल हैं। सबको पता भी है कि करंट डेफिसिट जो है आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, ये 2 बुनियादी डेफिसिट्स हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। तो कहाँ मार खाते हैं हम बुनियादी तौर पर? बुनियादी तौर पे हमने वो फैसले कभी नहीं किए जो कि हमें करने चाहिए थे। मुल्क में टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पे होती है, ये सब जानते हैं। इस वक्त 2% से कम आबादी ऐसी है जो कि टैक्स देती है। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि जी अशराफिया को भी अब तैयार हो जाना चाहिए कुर्बानी देने के लिए, लेकिन वो जब होगा तब देखेंगे, तो पहले भी हम सुन चुके हैं।
करंट अकाउंट का मामला ये है कि आपकी जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्रैश कर गई, बिल्कुल बुरी तरह से क्रैश कर गई। ये जो एलसीज रुकी हैं, इसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल की सनत मुतासर हुई है, और टेक्सटाइल एक बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये सब के सब मामलात हैं। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, मसला ये है कि वो होके नहीं देता। फरहान साहब, हुकूमती मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि कुछ लोग जो हैं वो ढोल पीट रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और इसहाक डार कहते रहे हैं कि मेरे होते हुए तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मैं आ गया हूँ सारे मसले का हल निकालने के लिए। और हम भी ये चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ना करें, अब हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ना करें। तो आप समझते हैं कि जो मुआहदा हुआ है, हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से टल चुके हैं, या फिर हम वही फिलहाल तो टल चुके हैं अगले 6 से 9 माह के लिए। लेकिन फिर क्या होगा? पाकिस्तान को बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आखिरी मुआहदा हो, लेकिन आपको एक और कम से कम 3 साल मुआहदा करना पड़ेगा, और हुकूमत और बहरहाल ये अरबाब इक़्तिदार जो भी पब्लिक में कहें, लेकिन मेरी इत्तला तो ये है कि पस पर्दा IMF के साथ भी इस पे कोई गैर रस्मी बातचीत शुरू हो चुकी है, और मार्केट में इत्तला ये है कि 3 साल का EFF $10 अरब का मुआहदा होगा। क्या समझते हैं आप, कौन से ऐसे अहम उमूर हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की जानिब से उनको दरगुजर किया जा रहा है, उनको देखना चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए, जिससे हमारी मईशत इन 7 महीनों में बेहतर हो जाएगी? नहीं, ये 7 महीने अगले तो बहुत ज़्यादा बेयकीनी का शिकार होंगे, क्योंकि आगे इलेक्शंस होनी है, एक अबूरी हुकूमत आनी है, फिर उसके बाद पता चलेगा साल के आखिर में कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कौन सी है और कैसी है। हुकूमत का तो हाल ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बावजूद आप रात को 8 बजे मार्केट से बंद कराने से कासिर हैं, यानी इतनी भी नहीं है कमिटमेंट कह लीजिए, या इतना भी जोर हुकूमत में नहीं है कि रात को 8 बजे मुल्क के बड़े शहरों में मार्केट्स बंद करवा दें। तो जो बड़े बड़े लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके ऊपर डालेगा, और क्या इस मौजूदा निज़ाम में ऐसा मुमकिन है? क्या उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है? मुझे तो बहुत शुकूक व शुबहात हैं कि ऐसा ये मौजूदा जो तबका है मुल्क में हुक्मरान, इनकी मौजूदगी में ऐसा हो सकता है। कोई नया निज़ाम आए, कोई नया तबका आए, कोई नई सूरत हाल हो तो कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त इनके साथ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छा बुखारी साहब, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की के अल्फाज हैं जो उन्होंने दोहराए थे एक बार के, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो जब हम इस तरह से कर्जा लेंगे, फिर ऑब्वियसली जो डिक्टेट किया जाएगा उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब इंतखाबात होते हैं, नई हुकूमत आएगी, तो अब आने वाली कोई भी हुकूमत पॉपुलर डिसीजंस तो अफोर्ड नहीं कर सकती, अब तो जो कहा जाएगा वही करना पड़ेगा। आपने पूरा शेर नहीं पढ़ा, नहीं सुनाया, ज़रा लाइटर टोन पे। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। बात ये है कि आगे जाके भी अगर माजी की सूरत हाल दोहराई गई तो फिर क्या होगा? नाउमीदी होगी। साबका हुकूमत से बड़ी उम्मीदें थीं कि जी वो आके कुछ बड़ी तब्दीली लेके आएंगे, नहीं हो सकी। मईशत के मामले में उनका भी काम सुस्त रहा, गो के 2 साल तक बीच में कोविड भी था, लेकिन जो वक्त उनके पास था उसमें कुछ बेहतर कर लेते, वो भी नहीं हुआ। और ये हुकूमत जो है ये तो माजी की तरह एक तरह से, यानी वो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है चले हुए कारतूस, ये तो चले हुए कारतूस हैं। अब डार साहब बड़े फखरिया अंदाज में ये कहते हैं कि जी उनकी मौजूदगी में और नून लीग की मौजूदगी में सिर्फ एक वाहिद IMF का प्रोग्राम कामयाबी से तकमील तक पहुंचा था 2013 से 2016 तक। जरा जाके रिकॉर्ड चेक करें तो आपको मालूम होगा कि वो साल वो थे जबकि अमेरिका अफगानिस्तान में बुरी तरह से फंसा हुआ था, उनकी अफवाज से वहाँ पे मामला नहीं संभल रहा था, और उसी ज़माने में साबिक सदर अमेरिकी सदर बराक ओबामा के ज़माने में उनका फैसला फिर हुआ, और बड़े पैमाने पे US मिलिट्री जो अफगानिस्तान में मौजूद थी उनका ड्रॉ डाउन हुआ, यानी बेशतर उनके फौजी वहाँ से चले गए 2015 में।
तो ये तो वो साल थे जब अमेरिका ने पाकिस्तान की खूब हिमायत की, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, अपने इंखला के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। वो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जी लॉक इस्तेमाल करते थे रास्ते पाकिस्तान के ज़रिए से। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। यानी इसमें वो हुकूमत का कोई कमाल नहीं था, वो जो कहते हैं, क्योंकि कदम कदम पे एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वेवर्स, यानी आपने कोई काम या कोई हदफ आपसे हासिल नहीं हुआ तो फिर IMF आपको एक वेवर देता है कि भाई ठीक है आपसे गलती हो गई तो ये इस पे हम आपकी परफॉर्मेंस जो है वेव कर देते हैं। कई दफ़ा इतलात आई उन सालों में कि वेवर्स मिल गए। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी किताब में और मेरी नज़र में पूरा झूठ और आधा सच दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि आधे सच से भी ये होता है कि आप पूरी बात नहीं बयान करते, कुछ छुपाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। और जब तक कि हम ईमानदारी से कुछ फैसले करके मुल्क में बड़े पैमाने पे ये जो ख़ास तौर पे टैक्स का मामला है इसको ज़ोरदार तरीके से हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इस्लाह मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और फिर साथ ही साथ जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं मेरे ख्याल में कुछ अर्से के लिए उन्हें भी कम करना पड़ेगा। उसमें देखिए ना, गुज़श्ता दहाई में ख़ास तौर पे किस्म की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्या मर्सिडीज़ और क्या ऑडी मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं उन्हें हासिल कर सकूं। ये कौन लोग हैं जो कि लैंड क्रूजर्स में फिरते हैं? हम दुआ करते हैं फरहान साहब कि आपको भी बड़ी गाड़ियां जो आप पसंद करते हैं वो आपको मिले और जहां पे जितने लोग मौजूद हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो। दुआ की जा सकती है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, और हाँ, दुआ के साथ ईमानदारी का जो फैक्टर है जो आपने जिक्र किया बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कौन से फैसले कर रहे हैं, मुल्क का सोच रहे हैं, मुल्क को पहले रखकर सोचना होगा और मुल्क की जो आवाम है उनको जहन में रखना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया। और जाते जाते ये सुन लीजिए कि मैं अपनी छोटी गाड़ी में बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। और अजीम, मुझे बताएं कि आपके इलाके में बिजली का मसला कोई हो रहा है हल? जी, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये मसला चल रहा है बिजली का, और वही अपने नाजरीन के साथ भी हम शेयर करना चाहते हैं कि इकोनॉमी की तो हमने बात की है, लेकिन इसके अलावा अब कोई एक मसला हो तो हम आप तक पहुंचाएं। फरहान साहब ने भी कहा है कि मार्केट्स जो है वो रात 8 बजे बंद करने का कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है शॉर्टफॉल कितना बढ़ चुका है हमारे मुल्क में, क्या बताएं जरा हमारे। बिल्कुल 5000 मेगावाट से ये तजावुज़ कर चुका है इस वक्त जो शॉर्टफॉल है, और हल्की सी बारिश होने की देर है, हल्की सी हवा चलने की देर है, और सबसे पहले जो चीज़ गायब होती है वो बिजली है। और पंजाबी में कहते हैं ना कि हल्की सी छिट पई है तो ओ गई जी बिजली और अब तो गोडे गोडे पानी हो चुका हुआ है लाहौर में, तो बिल्कुल ये हालात है। और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में मानसून से इन्हीं हालात से लोग गुजर रहे हैं। और हल्की सी बारिश क्या होती है, लाइट उसी वक्त गुल हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल का जो काम है वो ये है कि जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनका पानी नहीं आ रहा, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर निकासी आपका कोई निज़ाम ही नहीं है। कराची में बिजली गायब है, वहां पर जो लोग कारोबारी लोग हैं, कारोबारी तबका रो रहा है, सारे ही रो रहे हैं जी। इसी पे बात कर लेते हैं, साबिक MD हैं पेप्को राजा बिशारत साहब, उनसे सारी जो इनसाइट है वो जानते हैं इस मामले पर कि क्या जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की जानिब से। बहुत शुक्रिया राजा बिशारत साहब आपके वक्त का। ये कहिएगा कि सर कि इस वक्त 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो आम तौर पर आजकल हम विटनेस कर रहे हैं, तो क्या इक़दामात हैं जो किए जाने चाहिए, नहीं किए जा रहे, और कहाँ पर है मेन फॉल्ट, मसला क्या है सर? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अर्ज कर दूं कि मेरा पूरा नाम इंजीनियर ताहिर बिशारत चीमा है। जी ताहिर बिशारत साहब। जी वाकई सूरत हाल जो है वो नाजुक असल है, में बारिश की वजह से और बिजली के इंतजामात का जिक्र करते हुए आपके नाम में थोड़ा मसला हो गया है, सबको नुकसान है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें अब 2-3 बातें हैं। अगर आप 2-4 पिछले एक हफ्ते की बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट जो है, यानी कि जो बारिशें हो रही हैं, फ्लडिंग है, उसकी वजह से भी असर पड़ा है। उससे होता क्या है कि बिजली में तातुल आ जाता है, लाइनें ड्रिप कर जाती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो सारा का सारा फाइनेंशियल इशू है, यानी कि जो पावर सेक्टर है वो अपने बिल्स इशू करता है, लेकिन बिल्स की अदायगी में बहुत ज्यादा कमी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 100 रुपए के बिल अगर इशू होते हैं तो 86 से लेकर 90% कुल जिसे कहते हैं रिकवरी होती है,
और जब रिकवरी नहीं होगी तो फिर ईंधन का बंदोबस्त नहीं हो सकता, नतीजतन पावर प्लांट्स जो अवेलेबल भी हैं यानी कि लगे हुए वो चल भी नहीं सकते। तो बशारत साहब, रिकवरी किसकी जानिब से की जाएगी? जी, रिकवरी किन की जानिब से की जानी चाहिए, कौन करेंगे रिकवरी? जी, मैं अर्ज करूं कि जो डिस्कोज हैं, रिकवरी तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं करनी होती है, लेकिन याद रखें कि वो पुलिसिंग अथॉरिटीज नहीं है, उनके पास बंदूकें नहीं है। ये समझा जाता है यूटिलिटीज का बिल इशू होगा और इसके बाद बिल जो है वो उसकी अदायगी हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं होता कि उन्हें फोर्स किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन काटे जाते हैं और क्योंकि हुकूमती रेट जो है पूरे ही पाकिस्तान में कदरे कम ही है तो लोग इलेक्ट्रिशियंस वगैरह के जरिए लगा लेते हैं। इसके अलावा कुछ इदारे भी हैं जिनकी तरफ से पेमेंट नहीं आ रही, जैसे कि के इलेक्ट्रिक है, उसमें 350 अरब रुपए जो हैं वो पावर सेक्टर के देने हैं, वो तातुल में है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं इसलिए हम पावर सेक्टर के पैसे रोक लेंगे। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स हैं वहां से पैसे नहीं आ रहे। लेकिन इसके अलावा आप हैरान होंगे कि पंजाब जैसे सूबे में भी अगर कसूर की बात की जाए या सदर्न पंजाब की, वहां भी उगराई बहुत कम होती है। यानी कि एक कल्चर है ही नहीं बिल देने का, और जब तक ये कल्चर जो है इनकलकेट नहीं होगा तो ये मसाइल रहेंगे। जी बशारत साहब, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया बारिश के हवाले से जो है कि ज़्यादा मसला हो रहा है लोड शेडिंग का, लेकिन बारिशों के स्पेल के हवाले से तो पहले से इन्फॉर्म किया गया था, तो क्या कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए? देखें, अंग्रेजी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पाई रिमेन्स इन इट्स ईटिंग। अगर कोई पकवैया है, शेफ है, वो कहता है मैंने बड़ी अच्छी चीज बनाई है और खाने वाला कहता है कि कुछ नहीं है, तो जाहिर है वो कुछ नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि तैयारी नहीं थी या तैयारी बहुत कम थी। ये चीज तो प्रूव हो जाती है। अगर तैयारी हो तो इतनी बुरी हालत नहीं होती, ये मैं मानूंगा। जी, ये पाकिस्तान के बड़े शहर कराची की बात करें तो नकासी आपके हवाले से जो हर साल हालात होते हैं, जितने नुकसानात आते हैं, आवाम मुश्किल से अपनी गाड़ियां बनाते हैं, उनकी गाड़ियां पानी के अंदर बह जाती हैं, डूब जाती हैं, बिजली लगने के बड़े मामलात होते हैं। तो इसमें एक तो बेहतरी आती है बिजली से बचने के लिए कि वो बिजली आती नहीं है, ताकि अजीम किसी को मसला ना हो। मेरे ख्याल से कोई लाइन का इशू आ गया है, तो हम आपस में बात कर लेते हैं। एक अच्छी बात है जो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि बिजली ना होता है कि जब पानी खड़ा हो जाता है तो बिजली होती नहीं है, उसकी वजह से करंट के बहुत से वाकयात जो हैं उससे बच बिल्कुल। और जो बुनियादी मसला एक तो इंजीनियर ताहिर बिशारत साहब की जानिब से जिसकी जानिब तवज्जो दिलाई गई वो तो है ही पैसे। वो तो एक बुनियादी मसला है कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बायस जब रिकवरी नहीं होती है तो फिर मजबूरन लोड शेडिंग की जानिब जाना पड़ता है जो इंतजामिया है उसको। लेकिन साथ ही साथ एक और इशू जो है जो हमने देखा है कि बेढंगा सा जो तारों का जाल बिछा हम अक्सर इलाकों में देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है और जैसे ही आंधी चलती है, इतना नाकिस ये इंतजामात है और इतना पुराना और फरसूदा किस्म का ये निज़ाम है कि जिसके बायस फौरी तौर पर लाइट चले जाती है। और इसमें एक और बात है कि हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी हैं, फी यूनिट में फिर इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल।